नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है साइंस दीवाने विद्याकुल चैनल पर। जैसा कि आप सब में ये बहुत से छात्र चाहते थे कि मैं यूपी बोर्ड की हिंदी पढ़ाऊं, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12th की हिंदी, सामान्य हिंदी, जो कि हम लोग बहुत जल्दी पूरा सिलेबस बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न पर, एग्जाम के आधार पर पढ़ लेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे सिलेबस में क्या-क्या है और पेपर में क्या-क्या कैसे-कैसे आएगा। तो आज की क्लास पहली क्लास है सामान्य हिंदी की यूपी बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिए अपने सभी यूपी बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों के साथ और इस सेशन को लाइक कीजिए। साथ ही जो लोग नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और देखेंगे कि साइंस दीवाने विद्याकुल पर उनकी परीक्षा के लिए बहुत से कंटेंट, बहुत अच्छे कंटेंट आपको यहाँ मिलेंगे। तो आप लोग आज इस सेशन को शेयर करेंगे सभी यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ और हम आज से शुरू करेंगे सामान्य हिंदी का अपना सिलेबस, पूरी पढ़ाई। तो आज हम केवल मॉडल पेपर और सिलेबस पर चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या-क्या है और जो सरकार ने मॉडल पेपर जारी किया है, उस मॉडल पेपर में क्या-क्या है और कैसे-कैसे आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे साथ यानी ऋषि सर के साथ इस चर्चा को शुरू कर रहे हैं और इस चर्चा के बाद आप ये समझने में सक्षम होंगे कि आपका पेपर कैसे आने वाला है और आपका सिलेबस क्या-क्या है। तो सबसे पहले हम मॉडल पेपर देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मॉडल पेपर देखेंगे। ये है हमारा मॉडल पेपर। हमारा मॉडल पेपर सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी विषय का ये आपका मॉडल पेपर है। कक्षा 12 के लिए सामान्य हिंदी, ये आपका 100 नंबर का पूरा आने वाला है। ठीक है? और ये 2 भागों में विभाजित है। हम उन दोनों भागों को देखेंगे ठीक से और समझेंगे। अब खंड का क्या है? खंड का 50 अंक का है, खंड का 50 अंक का है और दोनों मिलाकर 100 अंक के हो जाते हैं। ये आपको पहले ऊपर बताया गया है कि क्या-क्या आएगा और नीचे उस चीज को किस-किस टॉपिक को पढ़ना है उसके आधार पर बताया गया है। तो हम देखते हैं, पहला टॉपिक हमारा है हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना। देखिए, जो जो शब्द लिखा है ना, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है। जो शब्द लिखा है उसी की व्याख्या करनी है, उसी को हम एक पेज पर बढ़िया से समझ लेंगे कि क्या है, उससे ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। तो हमने क्या पढ़ना है? उद्भव, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, कैसे उद्भव एवं विकास होता है वो पढ़ना है। और शुक्ल युग क्या है ये पढ़ना है, शुक्लोत्तर युग क्या है ये पढ़ना है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं में निबंध, उपन्यास, कहानी और आलोचना पढ़नी है। सभी लोग इस सेशन को शेयर करते रहेंगे। जो लोग नए हैं वे चैनल को लाइक करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपकी हिंदी की क्लास चलेगी 7 से 8 पर डे साइंस दीवाने विद्याकुल पर। दूसरा टॉपिक है काव्य साहित्य का विकास। पहले हमने जाना गद्य साहित्य का विकास, दूसरा है काव्य साहित्य का विकास। इसमें है आधुनिक काल, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, इतना पढ़ना है आपको। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से जाना जाता है, द्विवेदी युग जो महावीर प्रसाद द्विवेदी से जाना जाता है, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, इसको पढ़ना है। उसके बाद पाठ्यक्रम में जो आपके गद्य खंड में कहानी या निबंध निर्धारित हैं, उनके गद्यांशों पर आधारित प्रश्न आएंगे। और ये प्रश्न देखिए, हिंदी गद्य का विकास 5 नंबर का आएगा, हिंदी पद्य का विकास 5 नंबर का आएगा और पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न आएंगे वो 2 आएंगे 5-5 नंबर के, 10 नंबर के। और पाठ्यक्रम में निर्धारित जो पद्यांश हैं यानी कविता का जो अंश है उससे प्रश्न आएंगे। उससे कैसे कितने प्रश्न आएंगे? 2, और ये भी 5-5 नंबर के होंगे। 10 नंबर के आपके पूरे प्रश्न यह भी आएंगे। उसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, जिसे आप जीवन परिचय कहते हैं, तो गद्य खंड का जीवन परिचय आएगा, पद्य खंड का जीवन परिचय आएगा और कवि का जीवन परिचय लिखने के बाद उसकी कृति भी बतानी होगी। और 3 नंबर का जीवन परिचय होगा, 2 नंबर की कृतियां होंगी। मतलब आपने जीवन परिचय सही से लिख दिया तो 3 नंबर आपको मिल गया। कृतियों में हो सकता है किसी और कवि की कृति याद आ गई, लिख दिया तो कट जाएगा 2 नंबर जो बाद वाला है। 5 नंबर का टोटल है, 3 जीवन परिचय, 2 कृतियां, दोनों सही सही लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेगा। तो ये इसमें लिखना है
गद्य में भी लिखना है और पद्य में भी लिखना है, लेखक और कवि दोनों का। उसके बाद क्या है, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य, इस पर आधारित प्रश्न आपको लिखने हैं और ये 5 नंबर का आएगा, एक प्रश्न आएगा और इसको अधिकतम शब्द सीमा 80 है, 80 शब्दों में इसे लिखना है। 80 शब्द का मतलब होता है लगभग 1.5 पेज में लिखना है आपको। उसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित जो खंडकाव्य है, खंडकाव्य भी पाठ्यक्रम में आपके है कि उसमें की कथावस्तु लिखनी होगी। कथावस्तु का मतलब समरी ही होता है, सारांश ही होता है और उसके प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण करना होगा। चरित्र चित्रण का अर्थ है कि उस पात्र के अंदर क्या अच्छाइयाँ थीं, उन अच्छाइयों को क्रमबद्ध लिखना और हर अच्छाई का एक हेडिंग डालना और उसके बारे में थोड़ा-सा लिखना। वो हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, बहुत अच्छे से आप पेपर सॉल्व कर पाएँगे। अब आ जाते हैं खंडखा पर। खंडखा में क्या है? पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। पाठ्यक्रम में निर्धारित जो संस्कृत गद्य है, संस्कृत में जो गद्य है, जो संस्कृत में गद्य की भाषा लिखी हुई है, उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। मतलब ये भी बताना रहेगा कि किस पाठ से आया है और ये आएगा 2 नंबर का संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ का 2 अंक होगा और व्याख्या 5 अंक की होगी, टोटल 7 अंक होंगे। ऐसे ही संस्कृत पद्य का यानी कोई श्लोक आएगा तो उसका भी संदर्भ लिखना है और फिर व्याख्या करनी है और ऐसे में ये हो जाएगा 2 और 5 वही 7 नंबर का। और जो आपका 9वां पॉइंट है, ये लोकोक्तियों और मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग से संबंधित है। जो लोकोक्तियां और मुहावरे, लोकोक्तियां मतलब लोक उक्तियां, जो समाज में कही जाने वाली बातें हैं, या कोई मुहावरा, उसको उसका वाक्य प्रयोग आएगा, अर्थ भी बताना रहेगा और वाक्य में प्रयोग करना रहेगा, तो इसको भी हम देख लेंगे। 10वां पॉइंट क्या है आपका? अब हम आ जाते हैं हिंदी व्याकरण पर। 10वां पॉइंट आपका संधि है। संधि में कौन कौन सी संधि पढ़नी है? दीर्घ संधि, अकः सवर्णे दीर्घः, गुण संधि, अदेन गुणः, यण संधि, इको यणच, अयादि संधि, एचो एवायावः। ये 4 संधियां आप पढ़नी है और चारों संधियों के सूत्र मैंने आपको बताए ही। इनमें से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद पूछेगा और ये एक-एक नंबर के होंगे। 3 प्रश्न 3 नंबर के हो जाएंगे। संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, आत्मन और नामन, आत्मन और नामन 2 शब्दों के जो ये शब्द रूप हैं, संस्कृत शब्दों में शब्द रूप हैं, तो इनके विभक्तियों की पहचान लिखना होगा। शब्दों में सूक्ष्म अंतर बताना होगा, कभी-कभी 2 शब्द एक जैसे होते हैं तो उनमें क्या अंतर है। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द को आप पर्यायवाची शब्द के रूप में भी देख सकते हैं कि एक शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं, अनेक अर्थ वाले शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे आप कहते हैं कि कोई ज्ञानी है तो उसका ज्ञानी होना, या कोई चीज खाने योग्य है तो उसका खाद्य लिख देना, केवल अनेक शब्दों का एक शब्द हो जाएगा। और फिर आपका घा है वाक्यों में त्रुटि मार्जन। तो वाक्य आपके आएंगे, उसमें 4-5 वाक्य दिए रहेंगे, उनको शुद्ध करना रहेगा। किस आधार पर? लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, इन सब बिंदुओं के आधार पर, ये सब व्याकरण के बिंदु हैं, इनको हम बहुत विस्तार में समझेंगे। इनके आधार पर हमें उन वाक्यों को शुद्ध करना होगा। उसके बाद आ जाएगा 12वां पॉइंट, जिसका नाम है का रस। रस में आपको क्या क्या पढ़ना है? श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, शांत, 5 रस आपको पढ़ने हैं और इन 5 रसों के केवल परिभाषा यानी लक्षण और एक उदाहरण। 5 रस की परिभाषा और एक उदाहरण। परिभाषा 2-2 लाइन की होती है, बहुत आराम से एक क्लास में आप पूरे रस पढ़ लेंगे। खा वाला है अलंकार। अलंकार में 2 अलंकार आपके आएंगे, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। शब्दालंकार में आपसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, इनके लक्षण पूछे जाएंगे। अनुप्रास, यमक, श्लेष ये भी क्लास में हो जाएंगे, एक क्लास में। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इनके बारे में पूछा जाएगा। और इस सब में अलंकार भी आपके 2 नंबर के आएंगे और रस भी आपका 2 नंबर का आएगा। और फिर उसके बाद मात्रा, मात्रा कह रहा हूं, मात्रा के आधार पर छंद, छंद आएंगे मात्रिक। छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्त। तो वर्णिक और मुक्त नहीं है आपके सिलेबस में, केवल मात्रिक है, तो मात्रिक आएगा। चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां, इनके लक्षण एवं उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद 13वां पॉइंट है, यहां पर पत्र लेखन आएगा। पत्र लेखन 3 प्रकार का आप में आएगा। नियुक्ति के लिए आवेदन, जब आप नौकरी करने जाते हैं कहीं पर, तो आपको एक रिज्यूमे आजकल कहा जाता है, या कैरिकुलम वीटे, वो आपको देना पड़ता है, जिसे हम एक पहचान पत्र के रूप में देखते हैं कि आपको बताना होता है कि आपने क्या पढ़ाई की है, कैसे की है, और पूरा ब्यौरा देना होता है। उसे नियुक्ति आवेदन पत्र कहते हैं। बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होता है। जब आपको बैंक से ऋण चाहिए होता है तब भी आपको एक आवेदन पत्र बैंक मैनेजर के नाम पर देना होता है उसको। और अपने नगर या गांव की सफाई है तो संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र।
संबंधित अधिकारी में कई बार बीएमसी के अधिकारी होते हैं, कई बार एसडीएम होते हैं, कई बार जिला अधिकारी होते हैं, तो इसको हम बहुत विस्तृत रूप में समझेंगे। 14वां पॉइंट है निबंध का। विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित, इन पर आधारित और इनसे संबंधित प्रश्न आपसे निबंध के लिए पूछे जाएंगे। और निबंध का जो नंबर है वो 9 नंबर का निबंध है। 9 नंबर आपका निबंध का होगा। तो 9 नंबर का निबंध होगा। ये 14 पॉइंट तो आपके ब्यौरे हो गए कि क्या-क्या पेपर में पूछा जाएगा। अभी हम पेपर भी, मॉडल पेपर जो सरकार ने जारी किया है, उसको भी देखेंगे। आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करते रहिए और सभी यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ, इस बार 13-14 लाख लोगों ने यूपी बोर्ड में परीक्षा के लिए क्लास 10th में 12th में, कक्षा 12 में यूपी बोर्ड के 13 से 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो ये वीडियो सब तक पहुंच जाएगी तो वे बहुत अच्छे से अपने हिंदी का सिलेबस कवर कर पाएंगे। और आप भी जो एक साहचर्य का नियम होता है, अपने साथ वालों को पढ़ाना, उनको उनका साथ देना, तो आप भी उसमें योगदान दे पाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या-क्या है। अभी तो हमने ये जान लिया कि हमारा प्रश्न गद्य, पद्य, निबंध, काव्य, संस्कृत इससे सबसे आएगा। अब हम ये देखेंगे कि भाई गद्य में पढ़ना क्या है, पद्य में क्या पढ़ना है। तो वहां पर आपके जो गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, यानी हिंदी की जो पुस्तक है, उसमें गद्य हेतु निर्धारित आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 1, 2, 3, 4 चैप्टर के नाम दिए हैं, पहला, तीसरा, चौथा, छठा। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, तेजस्वी मन के संपादित अंश। पहला लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल ने, दूसरा यानी अशोक के फूल लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भाषा और आधुनिकता लिखा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने, तेजस्वी मन के संपादित अंश लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ये आपको पढ़ लेना है, ये आपको गद्य के लिए पढ़ना है, जिसमें व्याख्या और अभ्यास प्रश्न आएंगे, जिसके सारांश भी पूछ सकता है या जीवन परिचय पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद काव्य हेतु, कविता के लिए क्या निर्धारित है ये पूछेगा। तो कविता के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक में जो किताब है आपकी, उसमें जो चैप्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, लाइन से है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पवन दूतिका, मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा और मनु, रामायणी से है, बहुत सुंदर है। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक युवक भीगे नैनों से देख रहा है प्रलय प्रवाह, यहां से शुरू है, बहुत सुंदर है। सुमित्रानंदन पंत का नौका विहार और बापू के प्रति, नौका विहार सुमित्रानंदन पंत की बहुत सुंदर रचना है। महादेवी वर्मा का गीत है, रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का मैंने आहुति बनकर देखा, और हिरोशिमा है। हिरोशिमा एक जापान का शहर है जहां पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में। तो बहुत बड़ी त्रासदी हुई, उस त्रासदी का दंश आज भी हिरोशिमा और नागासाकी झेल रहे हैं। आज भी वहां के पैदा होने वाले लोग शारीरिक विकृतियों के साथ पैदा होते हैं। तो उस पर एक कविता है, ये काव्य के लिए। अब कथा साहित्य हेतु निर्धारित कुछ पाठ्य पुस्तक भी है, एक पाठ्य पुस्तक आप में है, उसमें जैनेन्द्र की ध्रुव यात्रा पढ़नी है, फणीश्वर नाथ नेडू की एक कहानी है पंचलाइट। पंचलाइट मेरे जीवन की सबसे सुंदर कहानी है। जब आप पढ़ेंगे ना, आप कनेक्ट कर पाएंगे उस कहानी से। बिल्कुल उत्तर प्रदेश और बिहार का बिल्कुल व्यवस्थित सुंदर गांव का जो चित्रण है ना, मन खुश कर देता है। अमरकांत की कहानी बहादुर, ये आपके कथा साहित्य के लिए, कहानी का साहित्य। इन्हीं से आपको कहानी का जो कथावस्तु पूछी जानी थी, वो इन कहानियों से पूछी जानी थी। उसके बाद खंडकाव्य की बात थी, खंडकाव्य कौन कौन सा पूछा जाएगा। तो खंडकाव्य तो मैं सारे कराऊंगा, खंडकाव्य मैं सारे करा दूंगा। आप लोग खंडकाव्य आराम से देख लीजिएगा किसके यहाँ कौन चलता है, क्योंकि आप यहाँ देख लो, खंडकाव्य के लिए जिले अलग अलग हैं, कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर। तो मुक्त यज्ञ है, सत्य की जीत है, मुक्त यज्ञ लिखा है सुमित्रानंदन पंत ने, सत्य की जीत द्वारिका प्रसाद जी ने लिखा है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने, रश्मिरथी लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, आलोक वृत्त लिखा है श्री गुलाब खंडेवाल ने, त्यागपति लिखा है श्री रमेश्वर शुक्ल ने, श्रवण कुमार लिखा है श्री शिव बालक शुक्ल ने। तो ये सारे पढ़ाऊंगा मैं, खासकर मैं रश्मिरथी तो जरूर पढ़ाऊंगा, और रश्मिरथी में पूरा पढ़ाऊंगा। खंडकाव्य जिसमें भी हो, जैसे वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, मैं रश्मिरथी को पूरा पढ़ाऊंगा। रश्मिरथी इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि वो बहुत प्रिय है मुझे, और मुझे पूरा लगभग पूरा कंठस्थ है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। बाकी सारी चीजें पढ़ाऊंगा, मुक्ति यज्ञ भी, सत्य की जीत, सारी चीजें ये। उसके बाद जो लोग, जिनका नाम, जिनके जिलों का नाम इसमें नहीं है, यानी जिनके जिले नए बने हैं, वे जिस पुराने जिले में जुड़े थे वही खंडकाव्य चलेगा, यह भी ध्यान रहे। उसके बाद हम आ जाते हैं संस्कृत पर।
तो संस्कृत के जो हमारा था कि संस्कृत से गद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ पूछा जाएगा और पद्यांश का भी, यानी गद्य का और एक श्लोक का। तो इसमें जो निर्धारित पाठ है वो ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए, आत्मज्ञः योम सर्वज्ञः संस्कृत भाषायाः महत्वम जातक कथा सुभाषित रत्नानि महामना मालवीय पंचशील सिद्धांताः। उसके बाद परिशिष्ट में व्याकरण, शब्दरूप और धातुरूप, ये पढ़ना है। ये सब कुछ हम बहुत व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे। उसके नीचे क्या दिया हुआ है, ये वो 30% सिलेबस है जो कम कर दिया गया। सरकार ने उस 30% सिलेबस को कोविड की परेशानी के दौरान कम कर दिया था, और एक बार जब सरकारें कुछ कम कर देती हैं तो वो वापस नहीं लौटती। तो ये 30% सिलेबस फिर आपके सिलेबस में ऐड नहीं हुआ। अब यही वर्तमान सिलेबस जो है यही आपका है, इसको हटा दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये चीज आपको नहीं पढ़नी है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि ये हमारा पेपर है, लेकिन पेपर आएगा कैसे? तो सरकार इसके लिए मॉडल पेपर जारी करती है। तो आइए मॉडल पेपर भी देखते हैं। सभी लोग इस सेशन को शेयर करते रहें, सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दें सभी यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ। देखिए, बहुत आवश्यक होता है कि एक बच्चा जो परीक्षा देने जा रहा है उसको ये पता रहे कि उसे पढ़ना क्या क्या है। कई बार, क्योंकि हिंदी बहुत अधिक नंबर दिलाने वाला एक सब्जेक्ट है जिसमें मेहनत बहुत नहीं करनी। आप यदि क्लास भी टाइम पर अटेंड कर लेते हैं, यदि 7 से 8 का जो टाइम आपके जीवन का है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण समय होगा, 7 से 8 बजे हिंदी की क्लास चलती है साइंस दीवाने विद्याकुल पर, और उसे मैं पढ़ाता हूं, तो आपको न तो हिंदी विषय में यहाँ पर कोई समस्या पैदा होगी, किसी भाषा, किसी शब्द, किसी परिभाषा पर। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कुछ बता दूंगा और वो आपको संशय में डालेगा। किसी भी बात के लिए कोई शब्द हो गया जिसको मैंने बता दिया और आपको कंफ्यूजन है, या कोई टीचर बता रहा है कि नहीं नहीं ये गलत है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ पूरी तरीके से। अगर मैं कोई शब्द बोल रहा हूँ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो हिंदी आपको ऐसे पढ़ाई जाएगी पूरे जिम्मेदारी के साथ, और 7 से 8 पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए इस सेशन को सभी अपने यूपी बोर्ड के दोस्तों के साथ, सभी पूरे उत्तर प्रदेश में इस सेशन को फैलाना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ाना मेरा काम है, सो मैं करूंगा। अब हम देखेंगे मॉडल पेपर, कि हमारा मॉडल पेपर कैसे आएगा, कैसे हमें अपना मॉडल पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि सिलेबस जान लेना तो आसान है, सिलेबस तो हमने पढ़ लिया। अब पुराने साल के पेपर्स के आधार पर हम तैयारी करेंगे, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जब भी कोई एग्जाम आप देने जाएं तो बहुत आवश्यक होता है कि कम से कम 2-3 साल के पेपर आप सॉल्व करके तब जाएं। जो 1-2 साल पहले पेपर हुए हैं, जो 3-4 साल पहले हुए हैं, अगर आपको मिल जाए तो आप जरूर सॉल्व कीजिए। ये एक तैयारी का तरीका होता है। अब उस तैयारी के तरीके के बाद भी बदलती परिस्थितियों के अनुसार हमें कैसे पता चले कि अगला पेपर कैसा आएगा? तो यहां पर सरकारों का रोल आ जाता है। सरकार ये कहती है कि ठीक है, तुम्हें मेहनत नहीं करनी, तुम केवल पढ़ो, जो सिलेबस बताए वो किताबें खरीद लो, और ऋषि सर साइंस दीवाने विद्याकुल पर पढ़ाते हैं, वहां जाकर हिंदी पढ़ लो। उसके बाद हम तुम्हारे लिए मॉडल पेपर जारी कर देंगे, और तुम मॉडल पेपर से देख लेना कि कैसे प्रश्न आएंगे और उसको सॉल्व कर लेना। तो ये प्रश्न अब आपके, मैं आपको बताऊंगा कि मॉडल पेपर कैसे आएगा और कैसे सॉल्व करना है। 2021-22 इसमें लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि 2021-22 में जो मॉडल पेपर था वही इस साल भी वैसा ही आएगा। सरकार की साइट पर 2021-22 वाला ही अपडेट है, और उसी को इस साल का कहकर के अपडेट किया गया है। आपको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलता है, 100 नंबर का आपका पेपर होता है। प्रतिदर्श पत्र कहते हैं, प्रतिदर्श पत्र यानी जो पत्र आपके एक दर्शन के लिए बनाया गया हो, कि आप देखें कि कैसे पेपर आता है, कैसे आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका हो जाता है। अब विषय क्या है? सामान्य हिंदी है। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपके पास है। और खंड का में, देखिए खंड का में मैंने आपको क्या बताया था? खंड का में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पेपर में मैंने बताया था कि गद्य है और पद्य है। तो जाहिर तौर पर अगर गद्य और पद्य दोनों है तो गद्य और पद्य दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे, और जब गद्य और पद्य दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे तो 2 तरीके के प्रश्न हो जाएंगे। तो आइए दोनों तरीके के प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। कितने मिलेंगे? तो देख लीजिए, का, खा, ग, घ, अंगा, यानी 5 प्रश्न आपको मिलेंगे गद्य खंड से। गद्य खंड के 5 बहुविकल्पीय मिलेंगे, और वे गद्य के उसी इतिहास से रिलेटेड रहेंगे जिस इतिहास के बारे में हमने यहां पर चर्चा की थी। यहां पर हिंदी गद्य का विकास पहला टॉपिक था, तो हिंदी गद्य से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। और ऐसे ही काव्य साहित्य के विकास से भी 5 प्रश्न मिलेंगे। पहला पॉइंट 5 प्रश्न गद्य के, दूसरा पॉइंट 5 प्रश्न काव्य के। अब आइए प्रश्न देखते हैं।
जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न कैसे आएगा उस पर नजर डालिए। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? शिक्षा का उद्देश्य, तो डॉक्टर संपूर्णानंद शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। अब आपको जब मैं साहित्य पढ़ा दूंगा, इतिहास पढ़ा दूंगा, तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर आराम से लिख पाएंगे, उसे दूसरों को बता पाएंगे। परीक्षा में सहायता भी की जाती है। लल्लू लाल की रचना कौन सी है? सुख सागर, परीक्षा गुरु, रानी केत की कहानी, प्रेम सागर। तो प्रेम सागर लल्लू लाल की बहुत प्रसिद्ध रचना है। लल्लू लाल एक बहुत अच्छे लेखक हुए। ऐसे ही तमाम कहानियां आएंगी, जैसे पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो यशपाल हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? आप लोग बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप सब लोग बताएंगे बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। उसके बाद हम इस पर चले आएंगे, कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी के लेखक कौन है? सभी लोग कमेंट करके बताइए कामायनी के लेखक कौन है। और सभी लोग सेशन को शेयर करते रहें, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करते रहें, सेशन को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हैं। तो कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ओह, मैं गलत बता रहा हूँ। रामधारी सिंह दिनकर तो रश्मिरथी के लेखक हैं। रश्मिरथी अभी मैं खंडकाव्य आपको बता रहा था तो वही मुझे याद था। कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है और ये छायावाद का सबसे सुंदर ग्रंथ माना जाता है। आप में कामायनी से ही श्रद्धा और मनु नामक एक कविता, इसी कामायनी जो महाकाव्य है इसका एक पार्ट श्रद्धा और मनु नाम से आपके सिलेबस में बहुत सुंदर है। वही जो मैंने आपको अभी बताया था कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक युवक भीगे नैनों से देख रहा है प्रलय प्रवाह। सनातन धर्म मानता है कि ये जो सृष्टि की रचना हुई है इस बार जो पेंजिया और पेंथलासा मिले हैं, मतलब पेंजिया टूटा है और पेंथलासा सागर बन गया है और इतने सारे महाद्वीप बने हैं। इस बार उस सृष्टि को शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम वैवस्वत मनु है। ये मनवंतर, मनु के नाम से मनवंतर हुआ। मतलब जब सृष्टि एक बार अपने पूरे स्वरूप में पैदा होकर समाप्त होती है, उस पैदा होने से समाप्ति तक को एक मनवंतर कहा जाता है। तो ये 7वां मनवंतर है और यह वैवस्वत नाम के जो व्यक्ति हैं उनके नाम पर है। तो ये वैवस्वत मनु है। तो पृथ्वी पर प्रलय आ गई है, मनु अकेले बच गए हैं और मनु एक शिखर पर बैठे हुए हैं। मनु देख रहे हैं क्योंकि सभी सगे संबंधी सब लोग डूब गए, पूरा पृथ्वी डूब गई, जलमग्न हो गई, तो वे दुखी बैठे हैं। तो वही है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, हिमगिरी है जो बर्फीले पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक शिला है उसकी शीतल छाया में एक युवक भीगे नैनों से देख रहा है प्रलय प्रवाह। प्रलय आ गई है, चारों तरफ पानी ही पानी है और वो देख रहा है। उसके बाद उनसे श्रद्धा मिलती है। श्रद्धा कौन है? यक्ष की पुत्री है, बहुत सुंदर हैं, घूमने आई हैं धरती पर। तभी वो बलि का अन्न देखती हैं। थोड़ा सा तर्पण किया था हमारे सनातन धर्म में, जब हमारे पितृ जब हमारे पूर्वज जो हैं उनका उनका देहांत हो जाता है तो हमारे यहाँ पितृ विसर्जन की पद्धति है। तिल और चावल हाथ में रख करके पानी डाल करके अर्घ दिया जाता है और माना जाता है कि ये भोजन स्वर्ग में उन्हें मिलेगा। इस मान्यता के साथ मनु ने भी थोड़ा सा अपने हाथों में लेकर अपने पूर्वजों के नाम पर तर्पण किया था और उसी तर्पण को देख करके श्रद्धा को लगता है कि कोई मनुष्य जीवित है और खोजते हुए आती हैं और समझाती हैं कि यह तो बहुत डिस्टर्ब है। मनु कहते हैं कि यार अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मैं जीना नहीं चाहता। तो वे पूछती हैं सबसे पहले कि कौन तुम संतृत जल तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य और करुणामय सुंदर मौन, यही जीवन मन का आलस्य। उसके बाद वो एक शोक नामक खंड आता है जिसमें बहुत दुख होता है मनु को। तो वे समझाती हैं कि तुम्ही से फैलेगी वह बेल विश्व भर, सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। और फिर मनु और श्रद्धा विवाह कर लेते हैं। उसके बाद एक और स्त्री इड़ा का होता है आगमन। इड़ा कुछ दिन के लिए मनु के जीवन में आती है। श्रद्धा मनु और इड़ा के पर बेस्ड ये कहानी है कामायनी की, बहुत सुंदर है। छायावादी युग की कहानी है। छायावादी युग में ये लिखी गई छायावाद की सबसे सुंदर रचना है, सबसे महान रचना और छायावाद की सबसे प्रसिद्ध रचना है, प्रतिष्ठित, जिसके आधार पर छायावाद को जाना जाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में कौन सा प्रगतिवादी युग का है? तो जाहिर तौर पर अग्रदास, तुलसीदास, नंददास ये सब पुराने हैं, एक ही व्यक्ति हो सकता है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1943 से।
द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? तो आप कह सकते हैं कि द्विवेदी युग की रचना कामायनी नहीं है। वैसे शुक्ल युग जो है, शुक्ल युग को छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग है, वो उसके पहले आता है। तो आप मान सकते हैं कि कामायनी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। और कौन सी कृति, ये कृत लिखा हुआ है, ये कृत गलत लिखा हुआ है। हमारी सरकारों में बहुत लोगों को हिंदी नहीं आती, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छी हिंदी पढ़ लें, जिससे सरकार में जाएं तो, संस्था में जाएं तो हिंदी अच्छी लिखें। कृति, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? तो देखिए रामचरित तो एक महाकाव्य है। महाकाव्य होता क्या है? महाकाव्य क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगा ही। आप लोग सेशन को शेयर कर दें सबसे पहले। महाकाव्य क्या होता है तो देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति के जीवन पर आधारित एक ऐसा काव्य लिखते हैं जो 7 से अधिक सर्गों का हो, 7 या 7 से अधिक सर्गों का हो, और उसमें उस व्यक्ति के जीवन की सभी कहानियों को क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से रखा गया हो, तो उसे महाकाव्य कहते हैं। और जब किसी एक व्यक्ति के जीवन के किसी एक घटना को केंद्र बनाकर 7 या उससे कम सर्गों की कोई रचना लिखी जाती है, तो उसे हम खंड काव्य कहते हैं। तो रामचरितमानस महाकाव्य है, पद्मावत महाकाव्य है, मामा महाकाव्य है, साकेत खंड काव्य है। साकेत लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। ये बहुत सुंदर रचना है, कैकेयी पर आधारित है, भरत पर आधारित है, और अयोध्या पर आधारित है। साकेत का नाम अयोध्या है। मतलब हमारा जो अयोध्या क्षेत्र है अवध का, उसे साकेत साकेत कहा, साकेत नहीं साकेत कहा जाता था, तो वहीं पर आधारित है। सभी लोग सेशन को शेयर करते रहें और सेशन को लाइक करते रहें। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न हो गया काव्यखंड और गद्यखंड से जो प्रश्न आने हैं। इसका मतलब आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि गद्यखंड और काव्यखंड से केवल बहुविकल्पीय प्रश्न आने हैं। तो हमारी तैयारी गद्यखंड और काव्यखंड के लिए क्या होगी? बहुविकल्पीय प्रश्न की होगी। अब तीसरा प्रश्न आ जाता है, दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब गद्यांश के, ये तो गद्यांश हो गया। अब प्रश्न कौन से दिए हैं? तो प्रश्न यहां पर ये 5 दिए हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी की देह को किसने सजाया? भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए, 2 बातें यहां पर हैं। पहली, संदर्भ। संदर्भ आपको अपने मन से लिखना है, क्योंकि आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किस चैप्टर का है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, यह भी आपको, जो मैं व्याख्या बताऊंगा जब हम क्लास करेंगे, उस आधार पर आपको लिखनी है। लेकिन इसमें 3 प्रश्न और हैं। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? पृथ्वी की देह को किसने सजाया? भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? इसके प्रश्न आपको यहीं मिलेंगे। जैसे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वे वसुंधरा कहलाती हैं, उत्तर मिल गया। अब लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, प्रकृति ने सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। किनकी? पृथ्वी की, रत्नों की। तो 3 प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश से मिलेंगे। व्याख्या, संदर्भ, ये आपको गद्यांश पढ़ने के बाद अपने जानकारी के आधार पर लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही यहां पर 2 आएंगे। अब देखिए, अशोक का फूल पहले ही लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो अशोक का फूल लिखा है, उसी से एक गद्यांश आया है। यही लाइन बता रही है कि चैप्टर का यही नाम है भाई, तो आराम समझ जाओगे। तो ये कठिन, हिंदी कठिन नहीं है। बस हिंदी थोड़ा समय चाहती है कि आप हिंदी की क्लास भी कर लें। इतनी भी सरल नहीं है कि आप क्लास नहीं करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आप 60-70 में सिमट जाएंगे। फायदा क्या है? आप क्लास कर लीजिए मेरी, आप 95 प्लस आराम से पा जाएंगे। इसमें भी वही 5 प्रश्न, जिसमें से केवल ये वाले, देखिए 2 प्रश्न, 2 मैं अंडरलाइन कर देता हूं। देखिए, ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न, ये 2 आपको अपने क्लास की पढ़ाई के आधार पर लिखना है, और ये 3 प्रश्न इसी गद्यांश के आधार पर लिखना है, जो इसी में मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारा चौथा बिंदु आ जाता है, पद्यांश पर आधारित प्रश्न। फिर कविता आएगी और कविता पर आधारित प्रश्न लिखने होंगे। अब कविता पर आधारित क्या प्रश्न लिखने होंगे देखते हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, जो कि कविता पढ़ने के बाद पता चलेगा। आइए देखते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है? कैकेयी का अनुताप। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं तो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कैकेयी कह रही हैं।
कैकेयी कह रही हैं कि अगर मेरे बेटे ने मुझे उकसाया हो राम को वनवास देने के लिए, तो मैं पति के समान बेटे को भी खो दूँ। मैंने अपने बेटे के कहने पे ऐसा नहीं किया है। मैं बहुत दुखी हूँ, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊँ? इतना बड़ा पाप क्या किया है मैंने, मौन नहीं रहूँगी, कुछ बोलूँगी, मत रोको मुझे। राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ, मतलब थोड़ा भी मैं अपना दुःख ज़ाहिर न कर पाऊँ? अब इसके आधार पर आप इनकी व्याख्या करेंगे, पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। सामान्य सी बात है, कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त। तो आप इसको लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। कितना सरल है। और उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या कर देंगे, जो कि मैं आपको पाठ में बताऊंगा ही। और पद्यांश का भाव स्पष्ट कर देंगे, भाव की भाषा की विशेषताएं स्पष्ट कर देंगे, जो कि मैं सब बहुत सरलतम तरीके से आपको बता दूंगा। इसमें भी 2 आएगा। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। अब इसके आधार पर इसको आपको लिखना है। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है, इसका अर्थ आपको जब आप व्याख्या लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। कविता में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब कर लेंगे एक बार कविता में पढ़ा दूंगा, फिर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 5वां प्रश्न आपका आएगा, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय देते हुए मतलब जीवन परिचय के साथ उसका साहित्यिक परिचय भी बताना है। केवल जीवन परिचय नहीं, जीवन परिचय के बाद साहित्यिक परिचय भी, और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। और ये 5 नंबर का है। शब्द सीमा 80 शब्दों में इसे लिखना है, मतलब 1 से डेढ़ पेज कम से कम। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 4, जैसे यहाँ 3 दिए गए हैं, वहां कुछ और दिए जा सकते हैं, लेकिन ये 3 अभी यहाँ के लिए दिए गए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वसुदेव शरण अग्रवाल, जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही किसी कवि का, यानी पद्य वाली कविता वाले भाग से किसी एक कवि का पूछा जाएगा, 80 शब्दों में इसे भी लिखना है। 5 नंबर का ये भी है। इसमें मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे सुमित्रा नंदन पंत भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका लिखते हैं आप। आगे आ जाता है जो हमारा कथा साहित्य था, पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की बहादुर। बहादुर और पंचलाइट के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उद्देश्य मतलब ये कहानी क्या कहना चाहती है, किस लिए लिखी गई है। उद्देश्य थोड़ा सा होता है, मैं बता दूंगा आपको, बहुत सरल है उद्देश्य। या फिर इस अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु, मतलब उसका सारांश अपने शब्दों में लिख दीजिए। उसके बाद स्वपठित खंडकाव्य, जो आपके जिले में खंडकाव्य चलता हो, उस खंडकाव्य पर आधारित एक खंडकाव्य के प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। अब यहाँ पर सारे प्रश्न लिखे रहेंगे, सारे खंडकाव्यों के प्रश्न यहाँ लिखे रहेंगे। जो खंडकाव्य आपके उसमें चलता है, उस खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, केवल एक प्रश्न। कितने नंबर का है देख लीजिए, 80 शब्द का है, 5 नंबर आपको इसके मिलेंगे। बहुत ध्यान से उत्तर देना है, और मैं खंडकाव्य सारे पढ़ाऊंगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। उसके बाद 8वां क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी संदर्भ सहित। ससंदर्भ का अर्थ होता है संदर्भ सहित। अब महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटुः पत्रकाराश्चासीत परमस्य परमस्य सर्वोच्च गुणस्य गुण जनसेवैव आसीत यत्र कुत्रापि अयम जनानां दुखितान पीड़यामानांश्चापश्यत तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थिता। अब यहाँ महामना विद्वान लिखा है, तो महामना मदन मोहन मालवीय ही तो हैं। तो आपको पता चल गया पाठ का नाम। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, इससे और ये लेखक हैं, ऐसे लिख देना है बस। ऐसे ही आपका 2 आएगा, किसी एक का लिखना है, मतलब गद्यांश में भी संस्कृत के 2 गद्यांश आएंगे, किसी एक का लिखना है। और फिर आप पद्यांश में आ जाएंगे। नमे रोचते भद्रः वः उलूकस्यामिवेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। इसका या इसका किसी एक का ससंदर्भ अर्थ बता देना है आपको, संदर्भ के साथ। उसके बाद 9वां पॉइंट आपका आ जाएगा। 9वां पॉइंट आपका आ जाएगा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग कैसे करना है, तलवार की धार पर चलना। कोई कठिन काम आप, बहुत कठिन काम आप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कठिन काम कर रहे हैं, तो उसे तलवार की धार पर चलना कहते हैं। टकासा जवाब देना, बहुत स्पष्ट जवाब दे देना, तो उसे टकासा जवाब देना कहते हैं। दाल में काला होना, किसी कोई आपके सामने चालाकी कर रहा है, या कोई आपको लग रहा है कि आशंका होना, किसी चीज की आशंका होना। नमक मिर्च लगाना, मतलब किसी झगड़े को उलझाना। तो इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। कितने का करना है, किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में, किसी एक का, 4 में से कोई एक। आपको इसको इसके 2 नंबर मिलेंगे, एक अर्थ लिखने का, एक वाक्य में प्रयोग करने का। संधि विच्छेद, सही विकल्प का चयन, जैसे तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तथापि का संधि विच्छेद आपको इसमें से देख करके बताना है। तथापि
तथा धन तथा धन अपि तथापि होगा, तो अपि है तथा है, दोनों शब्दों का अर्थ निकल रहा है और तथापि हो जाएगा। परमेश्वरः परम ईश्वरः, परम ईश्वरः परमेश्वरः होगा परम ईश्वरः। गायकः गई अकः, गायकः गई अकः होता है, ये कौन सी संधि है? अयादि। एचो अयवायावः, एचः क्रमाद अय अव आय आव यते स्विरचि, एच को क्रम से अय अव आय आव आदेश होते हैं, तो गए अकः गायकः यक अय आदेश हो गया वहां पर। नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है। आत्मना में विभक्ति और वचन लिखना है, तो आत्मना का शब्द रूप आपको बताऊंगा, तो विभक्ति वचन आप लिख पाएंगे। ऐसे ही नामना में विभक्ति वचन आपको बताना है। उसके बाद शब्द युग्मों का सही चयन कीजिए। वसन और व्यसन, विवश और व्याकुल, कवच और भोजन। इसमें शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, किसका सही अर्थ क्या है इसको लिखना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा तो आप जान जाएंगे। और फिर आपको खा में लिखना है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के दो अर्थ लिखिए। इन शब्दों में से किसी एक का दो अर्थ लिखना है। अंबर का है आकाश हो गया, नभ हो गया। ऐसे पट का है तो वस्त्र हो गया, वसन हो गया। विधि का है तो न्याय हो गया, नियम हो गया। नाग है तो सांप हो गया, और कुछ भी आप लिख सकते हैं सर्प। और फिर यहाँ है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो आंखों के सामने हो। समक्ष, नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आंख के आगे प्रत्येक आंख, तो नेत्र सम्मुख हो जाएगा या प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। आपको केवल टिक करना है, ये सारी चीजें हम लोग बहुत विस्तार में करेंगे, आप केवल टिक करना है आपको। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का शुद्ध करके दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। 4 वाक्य दिए होंगे, 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिख देना है आपको, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद वीर अथवा हास्य रस का स्थायी भाव, उसके उदाहरण तथा परिभाषा के साथ लिखना है आपको। क्लेश तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण। दोहा तथा सोरठा का छंद मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण। देखिए यहाँ जो 2 रस लिखे हैं, जरूरी नहीं कि यही 2 रस आए। हमने पहले जाना है सिलेबस में कि कितने रस हैं, या 5 रस आपसे पूछे जाने हैं, पांचों में से किसी 2 से पूछ सकता है। अब बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। सामान्य सी बात है, हमने डिस्कस किया ही था कि सिलेबस में है। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ से जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, मैंने आपको बताया था कि जिलाधिकारी, एसडीएम, डीएम किसी को लिखना पड़ सकता है। तो इसमें से कोई एक पत्र आपको लिखना है, वो भी 6 नंबर का है। निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अपनी भाषा में किसी एक बिंदु पर देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। इन टॉपिक में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। जब मैं आपको निबंध लिखना बता दूंगा तो आप इनमें से किसी भी टॉपिक में आंख बंद करके निबंध लिख देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये था हमारा सिलेबस, जो हमने जाना कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारा मॉडल पेपर कैसे आने वाला है, क्या है। अब यही मॉडल पेपर और इसी सिलेबस के पैटर्न पर हमारी क्लास आज से रेगुलर चलेगी, क्लास 12th के यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए। तो आप सबकी जिम्मेदारी है इस क्लास को, इस जानकारी को यूपी बोर्ड के उन 13-14 लाख बच्चों तक पहुंचा दें जिन्होंने इस बार कक्षा 12 को पास करने की, टॉप करने की शपथ ली है, कसम खाई है, फॉर्म भरा है। बाकी काम मैं कर दूंगा कि मैं आपको 7 से 8 प्रतिदिन यहाँ पर आपकी क्लास में आपके विषय को बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा दूंगा और आपकी चिंता समाप्त हो जाएगी। यदि आप केवल क्लास कर लेंगे तब भी आपके 90+ नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, जहां से हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। हमने जाना सिलेबस क्या है कक्षा 12 हिंदी का, सामान्य हिंदी का, और हमने ये जाना कि सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर कैसे आता है, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सेशन को शेयर करते रहिए। जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।